नमस्कार दोस्तों, मैं हुजैर। आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आज दिया गया था, और ये एडिटोरियल किस चीज़ से संबंधित है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। लगातार वो काफ़ी सारे विश्व के देश वो महंगाई से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इसी संघर्ष का मुकाबला उन देशों को वो किस तरीके से करना चाहिए, और भारत भी उन देशों में वो शामिल है जो इस तरीके की महंगाई से लगातार लड़ रहे हैं। तो आपने जो एडिटोरियल के बारे में जानकारी अभी मैंने दी है, उसी को लेकर अपन हेडिंग की चर्चा अपन करेंगे यहाँ पे। तो अपना वो एडिटोरियल का हेडिंग आज का वो रहेगा, डज इंडिया रियली नीड ए सॉवरेन वेल्थ फंड। और ये आज ही के 8 मई 2022 का एडिटोरियल का वो हेडिंग है। इस हेडिंग के बारे में वो अपन थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया जा चुका है। सॉवरेन वेल्थ फंड वो किसी भी वो देश की सरकार के द्वारा एक वो तरीके से सुरक्षित वो संपत्ति का फंड है जो उसे बुरे हालातों से लड़ने में मदद करता है, और इन्हीं हालातों के लिए ये फंड वो किसी भी देश के अंदर बनाया जाता है। आज अपन किन चीज़ों को जानने वाले हैं, कुछ स्पेशल वो वर्ड्स अपन जानेंगे, कुछ वो यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल अपन सीखेंगे, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, रूपी डेप्रिसिएशंस क्या है, एनआईआईएफ क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस, सॉवरेन वेल्थ फंड, करंट अकाउंट डेफिशिएट, द कैपिटल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड हॉट मनी। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आज के पैसेज के अंदर या आर्टिकल के अंदर अपन वो यहाँ पे देखने को वो आगे बढ़ते हैं। तो आज के अपने आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे आज का अपना जो आर्टिकल है यहाँ पे वो ये बता रहा है कि डज इंडिया रियली नीड ए सॉवरेन वेल्थ फंड। तो इंडिया को यहाँ पे वास्तव में इस तरीके के फंड की आवश्यकता है क्या, यहाँ पे ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे देश हैं उनके अंदर विदेशी मुद्रा भंडार वो काफ़ी कम हो चुका है, और भारत के अंदर भी पिछले काफ़ी महीनों में इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 7% तक गिरावट यहाँ पे हुई है। तो ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और कितना फंड यहाँ पे किसी भी देश के पास होना चाहिए, ये अपन को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे अपने पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव ड्रॉप टू बिलो 600 बिलियन। यानी भारत का यहाँ पे फॉरेन रिजर्व है, यहाँ पे एक्सचेंज रिजर्व है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेनली यहाँ पे डॉलर का किससे रिलेशन है, यहाँ पे जो अपने देश की करेंसी रुपए से है यहाँ पे, तो उसी के बारे में ये बोल रहा है। तो भारत का यहाँ पे विदेशी विनिमय भंडार है यहाँ पे, उसमें गिरावट आ गई है, और वो वो 600 बिलियन से वो नीचे चला गया है। ए 7% फॉल इन जस्ट पास 6 मंथ, और ये 7% की गिरावट यहाँ पे रही है पिछले 6 महीनों के अंदर। द रीजन फॉर फॉल इज ईदर द पीपल, यानी जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो इंडियंस हैं चाहे फॉरेनर्स हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे वो कारण माना गया है। वो पीपल्स यहाँ पे हैं जो भारतीय के तौर पर हैं या फॉरेनर्स के तौर पर हैं, यहाँ पे आर टेकिंग डॉलर आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भारत से डॉलर ले जा रहे हैं यहाँ से, और दैट द रिजर्व बैंक हैज बीन सेलिंग डॉलर्स। तो यहाँ पे दो एंटिटीज को जिम्मेदार यहाँ पे ठहराया गया है। एक तो यहाँ पे लोग हैं, और वो लोग हैं वो विदेशी लोग हो सकते हैं, और ये वो भारतीय लोग हो सकते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जिम्मेदारी और किसके ऊपर थोपी गई है, आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई वो क्या कर रही है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार भारत में डॉलर के तौर पर है उसको वो बेच रही है यहाँ पे। तो ये दो बड़े कारण यहाँ पे बताए गए हैं इस चीज को लेकर, टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन डिक्लाइनिंग रुपी। तो ये वो रुपए के ऊपर, जो भारतीय मुद्रा के ऊपर जो दबाव बना हुआ है, उस दबाव को कम करने के लिए आरबीआई क्या कर रही है, डॉलर को यहाँ पे बेच रही है। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझनी है कि डॉलर उसको जब सेल आउट किया जाएगा यहाँ पे किसके सापेक्ष, यहाँ पे रुपए के सापेक्ष, तो डॉलर को जब बेचा जाएगा मार्केट के अंदर, तो यहां पे वो क्या होता है कि अपन ये मानते हैं कि उसकी डिमांड कम है, उससे रुपए का वैल्यूएशन है, रुपए की वैल्यू है डॉलर के सापेक्ष, वो बढ़ती है। यहां पे आपको छोटी सी ये कंसेप्ट अपन को ध्यान में रखनी है। शार्प रूपी डेप्रिसिएशन, रूपी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रुपए के मूल्य में गिरावट आना।
यानी उसकी वैल्यू कम हो जाना, उसकी खरीदने का सामर्थ्य जो है वो यहाँ पे कम हो जाना, ताकि अपन जो है जो वस्तुएं बाजार से खरीद रहे हैं उनको खरीदने में अपन जो है वो समान वैल्यू से नहीं खरीद पा रहे, हमें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, तो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है यहाँ पे। और जो ये बहुत बड़ी जो गिरावट आ रही है ये बैड न्यूज है, अच्छी खबर यहाँ पे नहीं है। सिंस इट मैक्स और इंपोर्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो अपन विदेशों से सामान मंगा रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल विदेशों से आता है, कुछ और भी मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीजें हैं जो आम जनता यूज करती है वो भी जो है विदेशों से आता है, तो वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि अपन को ज्यादा पैसा फिर अदा करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो यहां पे बताया भी जा रहा है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स अलोन वर 120 बिलियन ड्यूरिंग लास्ट फिस्कल ईयर्स। और यहां पे बताया गया कि जो यहां पे कच्चे तेल का आयात जो हुआ है यहां पे, वो केवल जो है वो 120 मिलियन राशि का था, यानी अकेले वो 120 बिलियन डॉलर अपन ने सिर्फ कच्चे तेल को मंगाने में खर्च किया है भारत ने। इफ द रूपी स्लाइड्स, यदि रुपए के अंदर गिरावट आती है, यदि वो नीचे की तरफ जाता है रुपए का मूल्य, क्रूड ऑयल बिकम्स एक्सपेंसिव, तो निश्चित तौर पर जो कच्चा तेल है वो महंगा यहां पे होता है। which affects domestic prices of पेट्रोल एंड डीजल, तो अपन बोलते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अपन को यह समझना है कि कच्चा तेल जो भारत सरकार जो है विदेशों से खरीद रही है उसके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, शायद इसीलिए अपन लोगों को ये चीजें झेलनी पड़ती हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन, और ये भागीदारी निभा रहा है किसके अंदर, एक तरीके से महंगाई बढ़ने में, और इसी वजह से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द रूपी कैन नॉट बी अलाउड टू गेट टू स्ट्रांग, और दूसरी तरफ अपन बात करें यहां पे, तो रुपए को ये तरीके से भी अपन अनुमति नहीं दे सकते कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए यहां पे, बिकॉज इट विल हर्ट आवर एक्सपोर्ट, क्योंकि यदि वो ज्यादा मजबूत हो गया तो अपन एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्ट यहां पे समझाता हूं, यहां पे आपको ये चीजें समझनी है कि दो चीजें होती हैं। देखो यहां पे एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है अपने देश में सामान आना, इंपोर्ट। ओके, अब यहां पे इंपोर्ट अपन जो है यदि बाहर पैसा जो है अपन को अदा करना पड़ेगा, तो अपना जो है रुपए का यदि वैल्यू कम हो गया है तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन यदि अपन को एक्सपोर्ट करना है तो हमारा रुपया जो है वो सस्ती वैल्यूएशन का होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पास खरीदार आएंगे, क्योंकि हम सस्ती चीजें बेचेंगे तो लोग हमारे पास खरीदने के लिए सामान जो है वो ज्यादा आएंगे यहां पे। तो ये बेसिक चीज आपको समझनी है कि रुपए ज्यादा महंगा होना भी फायदेमंद नहीं है और ज्यादा उसकी वैल्यू गिर जाना भी फायदेमंद नहीं है, दोनों ही चीजों में नुकसान है यहां पे। द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द एक्सचेंज रेट इज मैनेज्ड बाय द आरबीआई, और ये जो संतुलन बनाए रखने का काम है ये आरबीआई देश के अंदर करती है। दिस डॉलर रूपी रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस विच इज मैनेज्ड इन इकोनॉमी, और ये डॉलर रूपी का जो रेट है यहां पे ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है प्राइस के तौर पर, जिसका प्रबंधन यहां पे जो है वो अर्थव्यवस्था में किया जाता है। टू मैनेज द exchange rate, the RBI needs to have some stock of foreign exchange which is currently just below 600 billion, और इस चीज को एक्सचेंज रेट को संतुलित करने के लिए आरबीआई के पास कुछ जो है वो भंडार यहां पे होना चाहिए, पैसा जो डॉलर का भंडार है वो यहां पे रहना चाहिए, और ये बोल रहे हैं कि अभी वो भंडार जो है वो 600 बिलियन से नीचे चला गया है। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा यहां पे, तो इसका प्रभाव अपन देखते हैं। इज दैट टू मच, तो क्या ये बहुत ज्यादा है, या ऐसी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो खराब है, या क्या हालातों के अंदर है ये चीजें। स्ट्रेंजली दिस क्वेश्चन हैज बीन रैकरिंग। अब देखो रैकरिंग शब्द का मतलब क्या होता है। रैकरिंग जो है वो ऐसे हालातों को बताता है जिसमें जो चीजें जो हैं वो लगातार घटित हो रही हैं, ठीक है, तो लगातार कंटिन्यूस हो रही है, तब इस चीज को यहां पे बताया गया फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। तो ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है यहां पे, लगातार बार बार जो है वो आ रहा है, और ये 15 सालों से ऐसा हो रहा है यहां पे। इवन व्हेन इंडियाज फॉरेक्स स्टॉक रीच 100 बिलियन, और जब भारत का यहां पे जो विदेशी मुद्रा भंडार है जब वो 100 बिलियन पे पहुंच गया था यहां पे, सम पीपल स्टार्टेड आस्किंग वेदर इट वाज एक्सेसिव।
तो ये जो है वो बोल रहे थे कि ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे हालात जो है वो खराब होने को आ गए हैं। तो कुछ लोग जो है ये बोलने लगे कि ये बहुत ज़्यादा स्थिति हो गई है यहाँ पे। वन ऑफ द बेंचमार्क, अब देखो बेंचमार्क का मतलब क्या होता है। बेंचमार्क भी बहुत अच्छा शब्द है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेंचमार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड किसी भी चीज का, ठीक है, जिसके एक तरीके से आप स्टैंडर्ड मानते हैं ना, जिसके सापेक्ष आप कैलकुलेट करते हैं चीजों को, तो उसको स्टैंडर्ड मानते हैं यहां पे। तो वन ऑफ द बेंचमार्क्स, अब देखो आपको यह भी पता होगा कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन स्ट्रक्चर आएगी वो नाउन कैसे रहेगा, प्लूरल रहेगा यहां पे। तो वन ऑफ द बेंचमार्क्स यूज्ड टू मेजर, यानी मापने के लिए, वेदर फॉरेक्स इज एडवोकेट, कि भाई मुद्रा भंडार पर्याप्त है कि नहीं है, और नॉट इज हाउ मैनी मंथ्स ऑफ इंपोर्ट इट कैन सपोर्ट, और यहां पे वो पर्याप्त है कि नहीं है यहां पे, और वो कितने महीनों तक जो अपन बाहर विदेशों से सामान मंगा रहे हैं उसमें अपन को डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी स्तर पे जो भी सामान मंगाया जाता है उसका पेमेंट अपन को डॉलर में करना पड़ता है। अब अपने पास, देश के पास डॉलर कितना है, क्योंकि पेमेंट उसी से होना है, तो डॉलर कितना है, कितने समय तक अपन इंपोर्ट कर पाते हैं चीजों का, ये अपन को ध्यान रखना है। दिस पास्ट ईयर्स आवर इंपोर्ट बिल वॉज अराउंड 620 बिलियन। अब पिछले साल जो है 620 बिलियन का अपन ने इंपोर्ट किया, यानी इतना रुपए का सामान, इतने डॉलर का सामान अपन ने विदेशों से मंगाया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अपने देश में भाई इतना तो कम से कम जो है वो डॉलर होना चाहिए, क्योंकि यदि जो है वो हालात खराब हो गए, अपने देश की इकोनॉमी गड़बड़ाने लगी, तो अपने पास 600 बिलियन रुपए तो स्टोर में होने ही होने चाहिए, ताकि अपना जो इंपोर्ट है उसके ऊपर रुकावट नहीं लगे यहां पे। So our current forex stock can pay for 12 months of import। तो क्या ये जो है यहां पे, इसीलिए अपन जो है, जो अपने बोला गया है कि भाई 600 बिलियन के नीचे चला गया अभी अपना स्टॉक, तो ये सवाल है कि अपन इससे जो है वो यहां पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से अपन राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 12 महीने का अपन भुगतान इससे कर सकते हैं यहां पे। दैट सीम्स लाइक ए सेफ स्टॉक, जो कि एक तरीके से सुरक्षित जो है भंडार इसको माना जाता है यहां पे। तो इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। Hence, इसलिए some people have suggested that India should have its own sovereign wealth fund just like Abu Dhabi, Saudi Arabia, Norway, Singapore and China। अब देखो यहां पे सॉवरेन का मतलब होता है सरकारी, यहां पे सॉवरेन शब्द का मतलब होता है सरकारी, यानी ऐसा फंड जो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। तो गवर्नमेंट जो फंड देगी यहां पे वो सॉवरेन फंड है। अब सॉवरेन वेल्थ फंड है उस तरीके का जो आबू धाबी के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर है, एक तरीके से नॉर्वे के अंदर है, सिंगापुर के अंदर है और चाइना के अंदर है। तो ये इस तरीके का फंड भारत के पास भी होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। ऑल दीज कंट्रीज हैव ए वेरी लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सारे के सारे देशों के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है, लार्ज स्टॉक के अंदर है। बट द फर्स्ट थ्री ऑफ देम, लेकिन इन देशों में से पहले तीन कौन से, आबू धाबी, सऊदी अरेबिया और नॉर्वे, ये जो तीन देश हैं, देम आर लार्ज ऑयल एक्सपोर्टर। अब इनके यहां पे तेल बहुत होता है, कच्चे तेल की बहुत ज्यादा उत्पादन है इनके पास, और यहां पे इनके देश में कंजप्शन इतना है नहीं, तो ये क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेचेंगे यहां पे। एंड द विंडफॉल गेन, विंडफॉल का मतलब जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इनके पास जो पैसा आ गया है यहां पे, तो विंडफॉल का मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन, यानी जिसकी एक तरीके से अनुमान ही नहीं लगाया था, इनके पास इतना पैसा हो गया यहां पे इसको बेच के यहां पे। फ्रॉम हाई ऑयल प्राइसेस, अब ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, अभी रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा गए, तो रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगने से बहुत ज्यादा, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना लाभ इनको होने लगेगा, तो प्रतिबंध रसिया पे लगते ही इनसे जो है वो इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। तो ये काम इनको जो है वो यहां पे इनके द्वारा किया गया। एंड दियर ऑन डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ ऑयल इज वेरी लो, और इनका खुद का जो उपभोग है वो बहुत कम है। द लास्ट टू, अब जो आगे जो देश बच गए अपने, सिंगापुर, चाइना, ये जो देश हैं यहां पे, इनके लिए क्या बोला जा रहा है, आर ऑल्सो मेजर एक्सपोर्टर्स। अब ये भी बहुत ज्यादा बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन ये दूसरी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं।
एंड कंसिस्टेंटली, और लगातार। अब देखो रैकरिंग, कंसिस्टेंटली, ये दोनों सिनोनिम्स वर्ड हैं, दोनों एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं। हैव ए करंट अकाउंट सरप्लस। अब देखो करंट अकाउंट, जब भी आपको इकोनॉमी के अंदर कभी भी आपको करंट अकाउंट बोला जाए तो करंट अकाउंट का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जो देश के एक्सपोर्ट और देश के इंपोर्ट को बता रहा है। तो ये जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस है। यानी इन दोनों देशों, ये दोनों देश क्या करते हैं यहां पे, जो सिंगापुर और चाइना है, यानी ज्यादा तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और विदेशों से सामान कम मंगाते हैं, तो इनके पास पैसा आया ही जा रहा है, आया ही जा रहा है डॉलर के तौर पर, तो बहुत ज्यादा रिजर्व इनका बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट ऑलवेज एक्सीड इंपोर्ट्स, यानी हमेशा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है बजाय किसके, इंपोर्ट के। तो ये चीज अपन ने यहां पे जानी। इसके बाद में आगे चलते हैं। इंडियाज केस इज वेरी डिफरेंट, लेकिन जब आप भारत की बात करेंगे तो ये इसका मामला कुछ अलग है। यहां पे इट डज नॉट हैव एनी विंडफॉल गेन, इसके पास कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है यहां पे जो अचानक उसके जो है वो लाभ बढ़ने लगे यहां पे, फ्रॉम ऑयल एंड एनी अदर कमोडिटी एक्सपोर्ट, या किसी भी सामान को जो ये विदेशों में भेजता है, इसके पास कोई ऐसा एडवांटेज नहीं भारत के पास। सेकेंडली, इट कंसिस्टेंटली हैव ए करंट अकाउंट डेफिशिएट। अब करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या हो सकता है? अभी अपन ने पढ़ा कि भाई करंट अकाउंट जो है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है आपका इंपोर्ट, एक आपका आता है एक्सपोर्ट। अब इस करंट अकाउंट में दो स्थितियां पैदा हो सकती हैं, या तो करंट अकाउंट जो है वो एक्सेस है, यानी उसके अंदर सरप्लस है मात्रा का, और दूसरी स्थिति हो सकती है उसके अंदर डेफिशिएट है। अब सरप्लस कब हो सकता है? जब आपका जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से। घाटा कब हो सकता है? जब कोई देश इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि भारत के हालात ऐसे हैं साहब कि करंट अकाउंट डेफिशिएट ही है, यानी इंपोर्ट बहुत कर रहा है सामान का, पैसा इसको चुकाना पड़ रहा है और कमाई इसके कम है। समटाइम्स हैज ए हाई एज 2% to 3% ऑफ जीडीपी, और कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि जीडीपी का 2 से 3% पहुंच जाता है। सो इंडिया इज कॉन्स्टेंटली रनिंग शॉर्ट ऑफ डॉलर। तो लगातार भारत के अंदर जो है वो किसकी कमी आ रही है, किसकी कमी आ रही है? डॉलर की कमी आ रही है। ऑन ट्रेड अकाउंट, जो इसका ट्रेड अकाउंट है, करंट अकाउंट जिसको बोला गया है। द रीजन दैट इंडिया हैज एम्पल सप्लाई ऑफ डॉलर is because it trade deficits it financed by foreign investors via the capital account। अब यहां पे कारण क्या है? that India has ample supply of dollar, यानी भारत के पास पर्याप्त डॉलर की सप्लाई है यहां पे। is because, ऐसा इसलिए है क्योंकि its trade deficit, क्योंकि इसका जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार घाटा है, जो इंपोर्ट और जो है वो एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है यहां पे, इस फाइनेंस, यानी उसको पैसा दिया जा रहा है उधार के तौर पर बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक हैं, वाया द कैपिटल अकाउंट। और वो पैसा कहां से ला रहे हैं? कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ला रहे हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जैसे शेयर के माध्यम से लगा दिया, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां से वो पैसा आ रहा है। दिस इंक्लूड्स मनी फ्लोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट, और इसी की वजह से पैसा कहां पे प्रवेश कर रहा है? देश के स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर रहा है। वाया फॉरेन लोन, या तो वो लोन के तौर पर आ रहा है, जैसे मान लो कोई देश के अंदर कंपनी जो है चला रहा है, उसने वो पैसा बाहर से उधार ले आया, तो वो भी एक तरीके से किसका हिस्सा है? उसको अपन जो है वो करंट अकाउंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो व्यापार का हिस्सा नहीं है। जैसे मान लो टाटा है, टाटा मोटर्स को कंपनी चलानी है, उसने एलन मस्क से पैसा ले लिया, तो वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, ये आपको समझना है। एंड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और जो अपने भारतीय मूल भारतीय हैं वो विदेशों में रहते हैं, वो भी पैसा भारत के अंदर ला रहे हैं। कीपिंग फिक्स डिपॉजिट इन इंडियन बैंक्स, और वो एफडी रखते हैं देश के अंदर, तो वो डॉलर के तौर पर पैसा जमा करा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और भारत के अंदर पैसा एफडीआई से भी आ रहा है, जो एक तरीके से जैसे मान लो किसी ने जो है मालिकाना हक ले लिया किसी कंपनी के अंदर, एफडीआई में पैसा लगा दिया, तो वो एफडीआई के तौर पर भी पैसा देश के अंदर आ रहा है। जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनमें भी पैसा लगाया जा रहा है। अब इसके बाद में आगे देखेंगे क्या बताया जा रहा है। However, everything except FDI is hot money। अब देखो हॉट मनी क्या होता है। हॉट मनी के बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे। यहां पे ये एक टेक्निकल शब्दावली है जो इकोनॉमी के अंदर यूज की जाती है। अब हॉट मनी क्या होता है? हॉट मनी का मतलब ऐसा पैसा जो विदेशों से आ रहा है, और वो विदेशों से किसके कौन से बाजार में आ रहा है? शेयर मार्केट के अंदर आ रहा है। और इस पैसे को जो है वो दूसरे शब्दों में फास्ट इन फास्ट आउट मनी भी यहां पे कहा जाता है।
यानी इस पैसे को बहुत तेज गति से देश के अंदर लाया जाता है और बहुत तेज गति से ये चला जाता है। तो ये पैसा जो है, जो एफडीआई के अलावा जो भी पैसा आ रहा है देश के अंदर, उसको आप हॉट मनी यहां पे कहेंगे। इट कैन इजीली बी रिवर्स्ड, और ये तुरंत, रिवर्स का मतलब ये तुरंत जा सकता है, आसानी से पैसा चला जाएगा देश के बाहर से, क्योंकि इसमें तो कोई प्लांट लगाना नहीं, कोई कंपनी के अंदर जो है मैनेजमेंट बिठाना नहीं, ये तो सीधा शेयर मार्केट के अंदर पैसा डाल देते हैं, प्रॉफिट होता है, कमाया और अपना पैसा चले जाते हैं यहां से उठा के। देयर कैन बी सडन स्टॉप टू स्टॉक मार्केट इनफ्लो, और अचानक जो है वो इसका प्रवाह जो है वो रुक सकता है यहां पे। इट्स ए ग्रेट टेस्टमेंट। टेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है ये टेस्टमेंट। देखो, टेस्टमेंट का मतलब होता है साइन, SIGN, सिग्नल बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक बहुत अच्छा जो है ग्रेट लेवल का यहां पे साइन है, सिग्नल है यहां पे, जो बता रहा है यहां पे चीजों को। टू द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडियन प्रॉस्पेक्ट, यानी भारत के भविष्य को लेकर ये एक उन इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस को निरूपित कर रहा है कि भारत का भविष्य अच्छा है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं देश में। That for past 4 more than 3 decades they have poured investment dollars, यानी poured का मतलब उड़ेलना, देश के अंदर लेके आना, ठीक है। poured का मतलब देश के अंदर वो इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। तो पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से वो भारत के अंदर काफी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहां पे। तो इससे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि भारत का भविष्य तो अच्छा है। Which has taken over forex stock from barely 1 billion in 1991 to 600 billion in 2022। और इसी वजह से जो केवल मात्र 1 बिलियन हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था 1991 के अंदर, वो विदेशी मुद्रा भंडार आप देखिए 600 बिलियन पे पहुंच गया 2022 के अंदर। तो ये कैसे हुआ? अब उनको लगता है कि भाई भारत के अंदर ग्रोथ अच्छा है, भारत के अंदर जो है वो ग्रोथ होने वाला है, तो इसलिए तो वो पैसा लगा रहे हैं भारतीय शेयर मार्केट के अंदर। The call for using some of India's forex stocks to form an SWF is also because RBI earns barely 1% or 2% return on its forex stock। लेकिन जो आह्वान है, जो एक तरीके से डिमांड की जा रही है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड जो है यहां पे, यूजिंग सम ऑफ इंडियाज फॉरेक्स स्टॉक, कि भारत का जो है वो कुछ जो विदेशी मुद्रा भंडार का स्टॉक जो है, टू फॉर्म एन SWF, यानी सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया जाए उससे, यानी उस पैसे में से कुछ जो है वो डॉलर निकाल के SWF बना दिया जाए। इज ऑल्सो बिकॉज RBI अर्न्स, क्योंकि RBI मुश्किल से ही जो है 1 से 2% जो है वो फॉरेक्स स्टॉक्स पे जो है वो कमा रही है यहां पे। विच इज मैनली इन्वेस्टेड इन US एंड अदर सॉवरेन बॉन्ड्स, और ये मुख्य तौर पर वो पैसा जैसे सॉवरेन जो वेल्थ फंड बनाने का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई आरबीआई के पास जैसे 600 बिलियन पड़ा हुआ है, उसका वो रखे तो अपने पास रखेगी नहीं, वो ये देखे कि भाई इसको कहीं पे इन्वेस्ट करें ताकि अपन को ज्यादा डॉलर और मिले। तो वो क्या करते हैं, उस डॉलर को उठा के अमेरिकन मार्केट के अंदर निवेश कर देते हैं, यानी यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे और किसी सॉवरेन बॉन्ड यानी किसी सरकार को उधार दे देंगे उस डॉलर के माध्यम से, ताकि वहां से ब्याज आता रहेगा यहां पे। बाय इट्स चार्टर द आरबीआई इज नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन एनी अदर असेट्स, और यहां पे आरबीआई को यह अनुमति नहीं है इसके तहत कि वो किसी भी दूसरे अन्य एसेट्स के अंदर निवेश करें, सिंस इट हैज टू पार्क द फॉरेन एक्सचेंज इन ओनली सेफ असेट। अब इसका कारण भी है भाई ये पैसा कल को कहीं एरी गैरी जगह लगा दिया, डूब गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इंपोर्ट नहीं कर पाएगा भारत, पैसा खत्म। तो इसलिए ये जायज भी है कि उनको लगता है कि भाई सुरक्षित असेट्स के अंदर निवेश किया जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अदर कंट्रीज विद लार्ज फॉरेक्स क्रैव आउट। अब देखो क्रैव आउट का मतलब यहां पे क्या है, क्रैव आउट का सेंस यहां पे क्या है, क्रैव आउट का मतलब है यहां पे किसी भी चीज को काटना यहां पे। अब दूसरी कंट्रीज है जिनके पास बड़ा जो फॉरेक्स है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है, क्रैव आउट ए बिग फंड इनटू एन एसडब्ल्यूएफ। अब वो सॉवरेन वेल्थ फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, यानी एक विशेष स्पेशल फंड बनाते हैं और वहां से पैसा जो है निकाला उसने अपने फॉरेक्स के अंदर जो उनके पास बड़ी अमाउंट है, और उसको किस में डाल देते हैं, इनटू का मतलब वहां पे एक तरीके से मूवमेंट कराना उस फंड की एसडब्ल्यूएफ में, विच इन टर्न इज अलाउड टू इन्वेस्ट इन मोर रिस्की एसेट्स एंड अर्न ए हायर रिटर्न।
अब आप जितना ज़्यादा रिटर्न चाहेंगे निश्चित तौर पर आपको रिस्क वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो ये इस जो पॉलिसी है वहाँ पे कि भाई वो फंड जो एक्सेस है वो उठा के उन्होंने SWF में डाल दिया, तो इससे रिटर्न भी ज़्यादा आता है, वो पैसा ज़्यादा कमा पाते हैं। लेकिन भारत में ये अलाउ नहीं किया गया, कल को पैसा डूब गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए भारत में ये चीज़ें अलाउ नहीं है। यहाँ पे आगे चलते हैं। There have been calls for India to have its own SWF to use some of its own forex more productively। अब भारत में भी इस चीज की डिमांड हो रही है कि भाई भारत को भी जो है इसका खुद का एक सॉवरेन वेल्थ फंड होना चाहिए इसके पास, टू यूज सम ऑफ इट्स ऑन फॉरेक्स, ताकि वो अपना जो फॉरेक्स है यहाँ पे वो एक ज्यादा उत्पादनकारी या प्रोडक्टिवली उसका इस्तेमाल कर पाए यहाँ पे। इन ए वे वी ऑलरेडी हैव ए SWF, और इस तौर पर, इन ए वे का मतलब इस तौर पर या इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन ने एक फंड बनाया जिसको नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहा गया, NIIF कहा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है ये एक सॉवरेन वेल्थ फंड का ही हिस्सा है, और इसको 2016 के अंदर बनाया गया, सेटअप इन 2016, मैनेज्ड बाय ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड टीम, और ये एक भारतीय नियुक्त जो टीम है उसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। टू लिवरेज, लिवरेज का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा शब्द है। लिवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना, एडवांटेज लेना किसी चीज का, है ना। तो एडवांटेज किस चीज का ले रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जो भारत के अंदर आ रहा है। तो भारत के अंदर जो पैसा आ रहा है इसका सरकार कैसे एडवांटेज लेगी, तो सरकार ने NIIF बना दिया कि भाई इस पैसे से हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे यहाँ पे। सो फार इट्स साइज इज अबाउट 4 बिलियन, तो अब इसकी जो साइज है अब तक वो 4 बिलियन के साइज है। एंड इट्स इन्वेस्टमेंट मेनली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो किसके तौर पर है, इक्विटी के तौर पर है। और एक्रो सेक्टर, जो अलग अलग सेक्टर्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, ई कॉमर्स हो, परहैप्स फ्यूचर यूनिकॉर्न। फ्यूचर यूनिकॉर्न का मतलब पहले स्टार्टअप्स होते हैं फिर वो यूनिकॉर्न में तब्दील होते हैं, तो ये एक तरीके से स्टार्टअप की ग्रोथ के तौर पर है। बट 4 बिलियन इज बट ए ड्रॉप आउट ऑफ 600 बिलियन। अब देखो ड्रॉप आउट का मतलब क्या है, ड्रॉप आउट एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि विड्रॉ करना यहाँ पे, तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि 600 बिलियंस में से ड्रॉप आउट का मतलब हटना है। ड्रॉप आउट अपन ये भी बोलते हैं ना, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और फिर अपन बोलते हैं वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, तो एक तरीके से विड्रॉ करने को बोल सकते हैं, हट जाना वहां से। तो ये जो अपन जो बोल रहे हैं कि 400 बिलियन में से ये 4 बिलियन भी कम हो गए हैं, सॉरी 600 बिलियंस में से ये 4 बिलियन भी कम हो गए, ये NIIF में चले गए। The main thing to realize is that India needs a largest pile। अब देखो largest का मतलब क्या होता है, LARGIS, largest का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, ठीक है ना, बड़ी मात्रा। यहाँ पे पाइल का मतलब होता है ढेर, किसी भी चीज का जो ढेर होता है, जो एक तरीके से बहुत बड़ी मात्रा बोल सकते हैं आप, ऑफ फॉरेक्स एज इंश्योरेंस अगेंस्ट सडन फ्लाइट ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो ये जो एक बड़ा ढेर है यहाँ पे, तो भारत को जरूरत है एक बड़े ढेर की फॉरेक्स की, बहुत बड़े मात्रा के फॉरेक्स की, एज इंश्योरेंस, एक तरीके से सुरक्षा के तौर पर। इंश्योरेंस का मतलब बीमा या सुरक्षा बोल सकते हैं, किसके सापेक्ष, यहाँ पे जो अचानक पैसा, विदेशी पैसा जो यहाँ से जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ले जाते हैं यहाँ से पैसा, जैसे ही उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, तो पैसा तुरंत ले जाएंगे वो देश से। तो इस हालातों से लड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें एक जो है वो बड़े हिस्से की लार्ज पाइल की आवश्यकता है, फॉरेन रिजर्व की यहाँ पे, विच कैन लीव अस इन द लर्च। और ये जो बहुत अचानक जो देश से पैसा जा रहा है विदेशों के अंदर, जो अपना पैसा लोग ले जा रहे हैं, उससे हम क्या हो जाते हैं, लीव अस इन द लर्च का मतलब हम बुरे हालातों में फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ये जो ईडीएम्स है यहाँ पे, लिव इन द लर्च, इसका मतलब होता है बुरी स्थिति में फंस जाना। लिव इन द लर्च का मतलब बुरी हालत। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, काफी एग्जामों में पूछा गया है। इट हैपेंड इन 1997, और ऐसा 1997 में हुआ है, टू ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, यानी थाईलैंड के साथ ऐसा हो गया। एवर सिंस देन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड हैविंग देयर ओन डॉलर पाइल एज सेल्फ इंश्योरेंस। और तब से जो विकासशील राष्ट्र हैं, कुछ अधिकांश राष्ट्र जो हैं, मैनी कंट्रीज, उन्होंने जो है वो खुद का फंड जो है सुरक्षित रखना प्रारंभ कर दिया विदेशी मुद्रा का, कि भाई कल को हालात खराब हो गए तो कैसे मुकाबला करेंगे बुरी परिस्थितियों का। तो ये चीज यहाँ पे इसलिए
कई बार अपन सोचते हैं ना कि डॉलर का क्या करेगा देश, तो डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर लेन देन इसी में होता है। अपन को कच्चा तेल बाहर से आ रहा है, यदि कच्चा तेल नहीं मंगाएंगे तो दूसरे दिन गाड़ियाँ सब बंद हो जाएंगी रोड के ऊपर। तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत मजबूत हिस्सा है। जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार रहता है ना बहुत अच्छा, वो इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग है वर्ल्ड लेवल पे। इसलिए चाइना से अमेरिका क्यों डरा हुआ है, क्योंकि चाइना के पास जो फॉरेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत मजबूत हालातों के अंदर है वो। इसीलिए जो है वो वहाँ पे अमेरिका भी उसको जो है वो उसको भी डर लगा हुआ है। इसके बाद में आगे देखेंगे, सिंस श्रीलंका डिड नॉट हैव एडवोकेट फॉरेक्स स्टॉक इट हैड डिफॉल्टेड एंड फेसिंग बैंक्रप्सी इन फॉरेन ऑब्लिगेशंस। अब देखो, जिसके पास विदेशी पैसा नहीं रहेगा, फॉरेक्स नहीं रहेगा, उसके श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, जैसा अपन देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका के पास पर्याप्त जो है वो स्टॉक नहीं था, वो डिफॉल्टेड हो गया, एक तरीके से जो है वो दिवालिया हो गया, बैंक्रप्सी को फेस कर रहा है। किसके मामलों में कि भाई उसको विदेशी पैसा चुकाना था, चाइना से उधार ले रखा था, कभी किसी देश से उधार ले रखा था, तो वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाया उधार देने जो चुकाने को लेकर। इंडिया डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ बीइंग एन ऑयल एक्सपोर्ट, और भारत के पास भी वो जो है वो एक तरीके से जो कंफर्ट स्थिति है, जो लग्जरीनेस है, जो एक तरीके से जो खाड़ी देशों के पास है, क्योंकि उनके पास तो कच्चा तेल है। तो लग्जरी ऑफ बीइंग का मतलब एक तरीके से जो विलासिता वाली स्थिति है जो खाड़ी देशों के पास है, जो आबू धाबी है, तो वैसे हालात तो भारत के पास है नहीं। नॉट डज इट हैव ए करंट अकाउंट सरप्लस, और ना ही इसके पास करंट अकाउंट सरप्लस है जैसा कि चाइना और सिंगापुर के पास है। इफ इट वॉन्ट्स टू सिक्योर हायर रिटर्न फॉर इट्स फॉरेक्स, अब यदि ये चाहता है कि साहब मेरे को फॉरेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले ताकि वहाँ से मैं 600 बिलियन डॉलर हैं तो मैं उनको और ज़्यादा बढ़ा सकूँ, तो इट कैन डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम डॉलर असेट्स टू यूरो एंड अदर करेंसीज। तो इसको फिर डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा उन दूसरे असेट्स की तरफ, यानी जो यूरो करेंसियाँ हैं, दूसरी करेंसियाँ, उसकी तरफ उसको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ द डॉलर इज द किंग। लेकिन समस्या भी यह है कि साहब डॉलर तो पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करता है, तो डॉलर तो किंग है, डॉलर को भी नहीं छोड़ा जा सकता। Our forex stock safely managed by RBI in our insurance, और वो एक तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से RBI के द्वारा उसका प्रबंधन किया जाता है। इन द कमिंग ईयर ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस, यानी आने वाले जो है जो उच्च ऑयल के प्राइसेस रहेंगे आने वाले वर्षों के अंदर, एंड इन्फ्लेशन जो महंगाई है, एंड स्लोइंग ग्रोथ, और जो ग्रोथ जो है वो कम हो रही है यहाँ पे, इट मैक्स सेंस टू कंजर्व आवर फॉरेक्स। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को सेंस करती है, अनुभव कराती है, या अपन को ये चीज़ें जो है वो एक दिशा की ओर लेके जा रही हैं कि हमें विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना चाहिए। कब भी हालात कैसे भी हो सकते हैं देश के, तो हमें उससे मुकाबला कैसे करना है यहाँ पे। इसके बाद में आज का एडिटोरियल तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो है वो अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ शब्दों को अपन ने देखा है और उन शब्दों के बारे में अपन जो है वो जानकारी यहाँ पे जो है वो लेंगे। यहाँ पे तो जानकारी यहाँ पे लेंगे तो अपन ने एक शब्द पढ़ा था फॉल, फैल और फॉलन। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक बात। अब यहाँ पे अपन को ये पता होना चाहिए कि फॉल का मतलब गिरना है यहाँ पे। ठीक है। अब इसका ठीक जो है, ठीक इस शब्द का जो है वो आपका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो देखो फॉल का मतलब गिरना, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, बढ़ना। तो राइज का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है बढ़ना। ठीक है। लेकिन ये तो बढ़ना हो गया, लेकिन अपन को बोला जाए कि साहब ये रेज और राइज में क्या फर्क है, तो रेज का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, बूस्ट करना, यहां पे बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो रेज और राइज में यहां पे फर्क है, ये अपन को यहां पे समझना है। ठीक है। तो अपन ने ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है इस चीज को यहां पे समझ लिया है। इसके बाद में जो है फॉल इनटू समथिंग। अब देखो किसी भी चीज में फॉल इनटू समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर धीरे धीरे जो है वो समा जाना यहाँ पे। और फॉल इनटू समथिंग ज्यादातर जो है जो बुरी आदतें हैं उनके अंदर समा जाना। तो फॉल इनटू समथिंग का मतलब होता है बुरी आदतों के अंदर प्रवेश कर जाना धीरे धीरे। यहाँ पे ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में देखो फॉल फॉर समथिंग और फॉल फॉर समबॉडी भी आता है। जब आप फॉल फॉर समथिंग है यहाँ पे, इसका मतलब आप
किसी चीज़ से गुमराह हो रहे हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, चीट किया जा रहा है, तो वो तो हो गया फॉल फॉर समथिंग। और फॉल फॉर समबॉडी यहाँ पे है, इसका मतलब होता है फॉल इन लव, किसी के प्यार में पड़ जाना, है ना, पागल हो जाना किसी के प्यार में। तो ये फॉल फॉर समबॉडी है। फॉल फॉर समथिंग क्या हो जाएगा, धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना किसी को, तो उसके लिए आएगा यहाँ पे। इसके बाद में जो है वो फॉल डाउन यहाँ पे आता है। फॉल डाउन का मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से बोल रहे हैं, अपन बोल सकते हैं अच्छे हालातों के अंदर नहीं है, नॉट गुड एनफ आप ये बोल सकते हैं, जो पर्याप्त जो है वो अच्छा नहीं है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अब देखो फॉल आउट यहाँ पे क्या होता है, फॉल आउट का मतलब होता है गिरना यहाँ पे। अब देखो ये ज़्यादातर अपन यूज़ करते हैं, जैसे दांत किसी के गिर रहे हैं, किसी के बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए फॉल आउट यूज़ किया जाता है। अब फॉल आउट जो है, फॉल आउट देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं कि जो फॉल आउट है वो मतभेद के लिए भी आता है। यदि आप किसी से मतभेद रख रहे हैं, आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट है किसी के साथ, तो वो भी यहाँ पे जो है वो आ सकता है। लेकिन फॉल आउट के साथ यहाँ पे समबॉडी आएगा, यानी किसके साथ आपके मतभेद हैं, तब यहाँ पे आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में फॉल ऑन और अपॉन की बात करेंगे यहाँ पे। फॉल ऑन और अपॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, ये होता है किसी पर जैसे धावा बोलना, किसी पे हमला कर देना, या किसी पे एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं हमला करना, वो होता है फॉल ऑन और फॉल अपॉन यहाँ पे। इसके बाद में जो है वो फॉल आउट यहाँ पे है। तो फॉल आउट तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ पे बताया भी है। फॉल आउट दो तरीके से यूज होता है, जब फॉल आउट समथिंग है, कोई चीज़ समथिंग हो रही है यहाँ पे, तो जैसे किसी के बाल गिरना है, दांत गिरना है, उसके लिए आएगा। लेकिन फॉल आउट समबॉडी है यहाँ पे, तो इसका मतलब किसी से आर्ग्यूमेंट रखना, मतभेद रखना, विचार नहीं मिलना, तो उसके सेंस में इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये कुछ अपन ने वोकेब देखने का प्रयास किया यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ थी उनको देखने का यहाँ पे प्रयास किया यहाँ पे, जो एक तरीके से यहाँ पे अपने एडिटोरियल में थी। अब एडिटोरियल के अंदर अपने इधर और वाला केस देखा था शुरुआती लाइनों के अंदर, वहीं से अपन ने ग्रामर कंसेप्ट उठाया है, और एक ग्रामर कंसेप्ट भी यहाँ पे अपन देखेंगे। इधर हो चाहे नीदर हो, यहाँ पे इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स, यानी दो पर्सन्स को कंपेयर किया जाएगा यहाँ पे, या दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा। एनी, एनीवन, नन इज यूज्ड इन स्पीकिंग मोर देन टू। और जब आप एनी का बात कर रहे हैं, नो वन की बात कर रहे हैं, नन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन है, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस पढ़ते हैं, एनी वन ऑफ दीज टू। अब देखो दीज टू, दो लोग आए, तो दो लोग आए तो एनी वन नहीं आएगा, क्योंकि एनी वन तो तीन लोगों के लिए आएगा। तो यहां पे ईदर ऑफ दीज टू आएगा, यहां पे ईदर का यूज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखो, नीदर ऑफ दीज थ्री। अब देखो फिर यहाँ पे जो है वो तीन लोग आ गए, तो नीदर तो दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है इसमें, तो नो वन का यूज किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। जब आप नेगेटिव नहीं है तो आप जो है वो यहाँ पे दूसरा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज थ्री यहाँ पे आया है, तो थ्री यहाँ पे प्लूरल था यहाँ पे, तो उस हिसाब से अपन ने नो वन का यूज किया है। अब आगे देखते हैं। अब इधर ऑफ के साथ प्लूरल भी आ सकता है, ठीक है। नेदर ऑफ के साथ भी प्लूरल आ सकता है यदि वो नेगेटिव में है तो। बिफोर ए प्रोनाउन और ए वर्ड लाइक दिस, दी एंड माई। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईदर ऑफ के बाद में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लूरल आ गया, और इसके साथ प्रोनाउन कौन सा आ गया, माई आ गया। ईदर ऑफ अस, यहाँ पे देखो अस का यूज हुआ है यहाँ पे। नीदर ऑफ के साथ माई का यूज हुआ है, नीदर ऑफ के साथ अस का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप ये देखेंगे कि जब आप ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का बात करेंगे यहाँ पे, तो उसके साथ प्लूरल जो है वो नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। बिफोर ए प्रोनाउन और ए वर्ड लाइक दिस एंड दैट, और इसके साथ माई का भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख भी रहेंगे, यहाँ पे ड्रेसेस का यूज हुआ है, यहाँ पे भी ड्रेसेस का यूज हुआ है। तो एक तरीके से प्लूरल जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगी यहाँ पे। तो आप इसका इधर ऑफ, नीदर ऑफ का प्लूरल की तरह कैसे यूज करेंगे, दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में एक लास्ट कंसेप्ट और देखेंगे यहाँ पे, वी कैन। अब इधर के साथ और आता है, देखो है ना, अपन देखते हैं नीदर के साथ नोर आता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है कि ये भी और ये भी। वी कैन इधर ईट नाउ, यानी हम जो है वो अभी खा सकते हैं, या फिर जो है वो आफ्टर शो खा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप पे निर्भर करता है।
ना ही तो मेरी मदर और ना ही मेरे पिताजी वेंट टू यूनिवर्सिटी, वो कभी यूनिवर्सिटी गए थे। यानी ना तो मेरी माताजी गई यूनिवर्सिटी और ना ही मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी गए। तो दो लोगों के कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी अपन ने शुरू में बताया भी था कि इधर और जो नीदर है वो दो लोगों के लिए आता है, लेकिन प्लूरल भी आता है, वो केस भी अपन ने यहाँ पे देखा है। इफ बोथ द एलिमेंट्स आर सिंगुलर देन द वर्ब इज सिंगुलर। अब देखो इधर वाले केस में क्या करना है, देखो इधर के साथ दी फादर जुड़ा हुआ है और दी मदर जुड़ा हुआ है, तो अपन ने किसका यूज किया है, हैज का इस्तेमाल किया है, यानी सिंगुलर यूज किया है। ठीक है, नीदर वाले केस में भी सेम है, ये लीला और नैन्सी दोनों सिंगुलर है, इसलिए अपन ने इज का यूज किया, ये अपन को ध्यान रखना है। However, if one of the elements is plural, then use the plural verb। अब दोनों में से यदि इधर और नीदर नोर के साथ कोई भी यदि प्लूरल जो है वो नाउन आ गया, तो वहां पे आपको फिर वर्ब दूसरी यूज करनी है। जैसे स्यू और द गर्ल्स, तो दो गर्ल्स आ गया तो यहाँ पे आर आ जाएगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया तो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो अपन को ध्यान रखना है। आज अपने एडिटोरियल से लेकर शब्दों को जाना, कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द था जो अपन ने पूरी वोकेब जो है अपन एक साथ डिस्कस पूरी जो है वो फुल फ्लेज तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अपन ने वो चीज़ों को बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया। एक ग्रामर कंसेप्ट भी देखी। इस ग्रामर कंसेप्ट को जब आप रिपीट करेंगे बार बार, तो ये पूरा आपका सटीक दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाएगा और आपको ये चीज़ें जो हैं वो जब आप एग्जाम फाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। खासकर ग्रामर जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये आज का सेशन था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप इस तरीके के सेशंस को लगातार देखना चाहते हैं तो अपने जो है वो सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें, अपने मोटिवेशंस जो हैं वो वहाँ पर लिखें, ताकि जो है वो हमें इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद।